अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज हमारे के साथ चलेंगे। पाकिस्तान ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। पाकिस्तान में कई अहमदी जेलों में है, उनसे पूछेंगे क्या हालात हैं, उनकी जमानतें वगैरह हो रही या नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या चल रहा है, हाई कोर्ट में दोबारा कोई जमानत हुई किसी की या दोबारा वापस जेल भेज दिया गया? नहीं जी, तीन अफराद की जो डेट थी वो हाई कोर्ट में थी और जज साहब ने तीनों की जो जमानत है वो कैंसिल कर दी है। तो अभी फिलहाल सेशन कोर्ट से भी कैंसिल कर दी गई थी, उसके बाद सुप्रीम अपना हाई कोर्ट में रुजू किया गया है, तो हाई कोर्ट ने भी इसको कैंसिल कर दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वकील साहब बता रहे थे कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में ये इसकी बेल दायर करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद हमारी बात सुनी जाए और हमारे बंदों को बेल मिल जाए। तो सर ये बताइए कि जमानत जो उनकी नहीं हो सकी, क्या वजह बताई? जज साहब ने कुछ बताया इस फैसले में, कुछ लिखा? नहीं जी, वो सिर्फ उनकी सियासत हट दर्मी है जिसकी वजह से वो यही बात 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है कि वो यही बात बार बार कहते हैं कि जी चलान मुकम्मल नहीं है, तफ्तीश मुकम्मल नहीं है। हालांकि ये ना चलान का मामला है ना तफ्तीश का मामला है। 1 साल के अंदर तो केस जो पुटअप करके हर तरीके से दोबारा भी इसको आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ये बात है कि मजहबी तौर पे उनको ये पता है कि इनका तलक जमात अहमदिया से है और ये लोग यहाँ पर इसलिए पकड़े गए हैं कि उन्होंने जी इन पे ये इल्जाम है कि उन्होंने कुरान मजीद के तराजम को उसको शेयर किया हुआ है, तो इसलिए जानबूझकर सिर्फ उनको रोका, तो यहाँ पर उनको रोका जा रहा है। इसके अलावा और कोई ऐसा मामला नहीं है जिसकी वजह से, या कानूनी तौर पर कोई ऐसा मामला नहीं जिसकी वजह से रुकावट पेश आई। इस मजहबी तौर पर तंग करने के लिए जो है ना उनकी जमानतें नहीं होने दे रहे। ये कौन सी दफा लगाई हुई है जिसके जो उन पे मुकदमा दर्ज किया है, कौन सी दफा के तहत? ये 298C और 295C जो है ना, ये इनको पर लगती है तौहीने रसालत की दफात होती हैं और इसके अंदर सजाए मौत, जिसकी कम से कम सजा है वो सजाए मौत है। तो सर ये बताइए कि कुरान मजीद का अगर पैगाम आगे किसी को दिया गया तो इसमें कौन सी तौहीन हुई है? वो मुबारक साहब, पाकिस्तान में तो वो लोग ये समझते हैं कि जितने अफराद जो हैं ये जो है गैर मुस्लिम है, इनको किसी भी किस्म का कोई हक हासिल नहीं है, ना ये शायर इस्लाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ये बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते, माशाल्लाह नहीं लिख सकते, किसी से आप ज्यादा मजहबी तौर पर हम किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते। अगर ये लोग गुफ्तगू करेंगे तो ये वाजिबुल कत्ल है। उस जुमरे के अंदर जो पाकिस्तान का कानून जो बने हुए हैं पहले के, उसके अंदर ये बात है कि अगर कोई गैर मुस्लिम किसी शख्स को अस्सलाम वालेकुम करता है या उसको ये बताता है कि जी मैं अपने आप को मुसलमान समझता है, ये कहता है कि हम मुसलमान हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, तो वो तौहीन रसालत के जुमरे में आ जाता है। वो फिर कहते हैं कि ये नबी की तौहीन है क्योंकि हम मुसलमान हैं और आप मुसलमान नहीं और आप गैर मुस्लिम होकर मुसलमान के मतलब किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो, तो इसलिए फिर आपके ऊपर तौहीन मजहब और तौहीन रसालत का जो डाटा है वो लग जाता है। अच्छा, तो जेल में ये जो लोग इस वक्त अहमदी हैं, ये कौन सी जेल में है? पाकिस्तान लाहौर की कौन सी जेल में है? ये कोर्ट लखपत, ये तो हमारी मेन जेल तो कोर्ट लखपत है, सेंट्रल जेल, लेकिन ये जो अफराद हैं ये डिस्ट्रिक्ट जेल कैंप जेल लाहौर में है। वहाँ से ये पेशी पर आते हैं और वहीं से फिर सारी इंफॉर्मेशन जो है ये अदालत में जाती है और वहीं से फिर ये वापस फॉरवर्ड होकर तो कैंप जेल फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। तो इनको जेल में कोई उन्होंने अलहदा रखा हुआ, कोई आपके पास इस चीज की इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, ये इसके जो फ्रेंच लगता है, इसे फ्रेंच के तहत जो ये इनको एक अलग से चक्की रखी होती है, जैसे 40 चक्की कहते हैं, जिसके अंदर वो तौहीन रसालत की और जो बाकी मुजरमान है उनको रखते हैं। तो ये बड़ी सख्त सी जगह, छोटी सी जगह होती है, जैसे आप कह रहे हैं 6x6 का एक सेल होता है छोटा सा, जिसके अंदर इनको रखते हैं। वहाँ पर ये सारा इनको साथ अलग से शुरू किया जाए, तो क्योंकि आम कैदियों को तो ये सहूलत है कि सुबह के वक्त उनको बाहर निकाल दिया जाता है, वो फिर सारा दिन बाहर फिरते हैं, पार्क में बैठते हैं, चलते फिरते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं इनका बिल्कुल बैरक इरादा होती है, ना इनको बाहर निकाला जाता है ना इनको कोई और सहूलत दी जाती है। लेकिन सर ये बताइए, अभी तो उनको ना कोई सजा सुनाई गई, ना कोई ऐसी बात हुई है, मुकदमा चल रहा, तो फिर क्यों पहले ऐसी सख्त जगह पे रखा गया है? वो ये
कहते हैं कि इनको हमने इसलिए रखा हुआ है कि इनके ऊपर जो दफा लगी हुई है उस दफा की जहत जो सजा मिलती है, ये जो सजा बनती है, इनको वो सजा दी जाती है। क्योंकि ये सारे तौहीन रसालत के लिए वहां पर कैदियों के अंदर भी इश्तियाल पाया जाता है, तो इसलिए उन्होंने जो तौहीन मजहब के या तौहीन रसालत के जो मुजरमान जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है उनको बिल्कुल अलग जगह पर रखा जाता है। इनको बिल्कुल आम कैदियों से हट के इनके साथ सलूक किया जाता है। आम कैदियों को तो ये सहूलत होती है कि वो अपने खाना खुद पका सकते हैं, अच्छा, मंगवा के खुद भी तैयार कर सकते हैं और खा भी सकते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं, चहलकदमी भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो अफराद हैं जिनके ऊपर ये दफात लगी होती है, ये ना तो बाहर निकल सकते हैं, ना ये चल फिर सकते हैं, ना ये खाना पका सकते हैं। इनके तमाम मामलात आम लोगों की निस्बत अलग होते हैं, सख्त होते हैं। तो आपकी भी मुलाकात हुई वहाँ पे इन लोगों से जो जमानत के लिए आए हुए थे? जी 2-3 दफा मुलाकात भी हुई है, फिर टेलीफोन पे भी राब्ता होता रहता है उनके साथ, हाल वाल जानते रहते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आप क्या समझ रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में कोई अच्छे नताइज निकलेंगे? देखिए उम्मीद है अल्लाह ताला कोई तो ऐसा जज अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया हुआ है, कोई तो ऐसा होगा जो इंसानियत के नाते या अपनी ईमानदारी से मेरिट पे फैसला करके ये देखेगा कि ये ज्यादती की गई है और किएगा। उम्मीद तो जुडिशरी के साथ यही तो एक उम्मीद होती है जिसके साथ किया जाता है। पहले सेशन कोर्ट में कोशिश की गई, वहां से रिजेक्ट हो गई, फिर हाई कोर्ट में कोशिश की गई, अब तीसरी एक बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, अब उसमें जाके दोबारा इसको फाइल किया जाएगा कि ये हमारे जो बंदे इनके साथ ज्यादती हुई है इनको आप जमानत दें। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी के समान पैदा करते हैं, इनकी रिहाई के समान पैदा करते हैं। अच्छा, और ये बताइए कोरोना बड़े तेज हो गया वहाँ पे, कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं? जी बिल्कुल, अब एनसीओसी ने नया एक हुक्मनामा जारी कर दिया जिसके मुताबिक मसाजिद के अंदर बुजुर्ग अफराद को मना कर दिया गया है और ये भी बता दिया गया है कि तमाम मसाजिद के अंदर कोरोना वैक्सीनेटेड अफराद ही अंदर आएंगे और कम अज कम 1 और 2 नमाजियों के अंदर 6 फुट का फासला रखा जाएगा और बच्चा भी छोटा जो है मस्जिद में नहीं आ सकेगा, बुजुर्ग आदमी भी मस्जिद में नहीं आ सकेगा और नीचे दरिया और कलीन भी नहीं बिछाए जाएंगे, बल्कि अपना आप जायज नमाज लेके आए। इसी तरह बाजारों में और दूसरी जगहों पर भी आपके वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अगर आप हाईवे पे सफर करते हैं उसके लिए भी होना जरूरी है। तो एनसीओसी के जराये ने ये बताया है कि जिस तरह ये नया वेरिएंट जो फैल रहा है ओमिक्रॉन, इसके मुताबिक फिर स्मार्ट टाउन लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में लगाया जा सकता है। अच्छा सर, ये दहशत गर्दी के वाकयात जब से हुए हैं लोग कुछ परेशान हैं, कोई गवर्नमेंट ने इस पे भी कोई ऐसे कदम उठाए हैं कि लोगों को महफूज किया जाए? जी गुज़श्ता आपने सुना होगा कि नारकली बाजार में जो है 1:40 पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसके अंदर 2 अफराद जो थे, वो एक लड़का और एक 40 साल निशान जो थे इधर काला शकाकू के रहायशी थे, वो शहीद हो गए थे। उसके अलावा 22 से 23 अफराद है जो शदीद जख्मी थे। इससे पहले भी गवर्नमेंट को ये थ्रेट्स मिलते रहे हैं, इससे पहले भी एक वाकया हालांकि इस्लामाबाद में हुआ था दहशत गर्दी का, उसके बाद फिर ये दूसरा वाकया हुआ है और थ्रेट्स मिल रहे थे। लेकिन बहरहाल हुकूमत को इसके ऊपर सीरियस तौर पर कोई ऐसी मौसर हिकमत अमली करनी चाहिए थी कि ये बहुत देर के बाद इस तरह शहर का सुकून जो है खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस की राय ने बताया कि हमने जो मशकूक अफराद थे, जो सहूलतकार थे, उनका डाटा जो है वो नादरा की फॉरवर्ड कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 दिन में हम इंशाल्लाह इन सारे मामलात को देख लेंगे और वो मुल्ज़मान जो सहूलतकार हैं वो कैफे के दाब तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लोग कुछ डरे हुए भी नजर आ रहे हैं अब शहर में जो जाते हैं। देखिए जी, लोग जिंदा दिलाने लाहौर इसलिए तो मशहूर है, लेकिन वो इस चीज से घबराते तो नहीं है। लेकिन खौफ की फजा तो जरूर पाई जाती है, शौक की फजा पाई जाती है। जो लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कारोबार का हल जो होता है, मुलाकातें एक आपस में मिलते हैं, वहां पर हादसा हो जाए, दुकानें बंद हो जाए, तो शौक का समा कह सकते हैं। खौफ किसी हद तक हो सकता है, लेकिन आप इस तरह नहीं कह सकते कि बिल्कुल खौफ की हद चली गई है। बिल्कुल आखिर में खौफ तो होता है वक्ती तौर पर कि हादसा हो गया, उनके दोस्त अहबाब, और ये एक शौक का समा कह सकते हैं आप। और कोई इसके अलावा वहाँ की न्यूज सर आपके पास हो पाकिस्तान की? हाँ जी, आजकल तो ये जो बम धमाका हुआ उसके बाद से जो अपोजिशन भी और हुक्मरान भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर किया जाए। अपोजिशन इसी बात पे है कि हम हुकूमत को प्रेशराइज कर सके कि आप लॉ एंड ऑर्डर कवर नहीं कर सकते, आपकी हुकूमत इस काबिल नहीं है, आप इसको छोड़ दें। और बाकी जो दूसरे मामला हैं उसके अंदर अपोजिशन उनको प्रेशर देने की कोशिश करती है, जबकि हुकूमत जो है वो ये कहती है कि हम इंसाफ और ईमानदारी के साथ चलेंगे और एक दूसरे के साथ चलने की
की कोशिश करेंगे तो इसी मामलात में यही मामला जो है वो आजकल खबरों की नीरज बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। नाज़रीन, ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से थे एमडी लोग जो जेलों में हैं, लाहौर की जेल में, जिस तरह इन्होंने बताया उनकी ज़मानत नहीं हो सकी और उनको बड़ी तकलीफ़ में वहाँ पे रखा गया है, जो बहुत ही तकलीफ दे बात है, इसलिए कि अगर आप देखें तो बड़े बड़े मुजरम जिन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए उन सब की ज़मानतें हो जाती हैं। तो क्या वजह कि कोई अहमदी गुनाह भी कोई, अच्छा गुनाह भी कोई नहीं, कुरान मजीद का पैगाम दिया, इस्लाम की तालीमात बताई जाएं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद एक बहुत सीरियस मामला है, वो ये है कि तुर्की से हमें एक वीडियो मिली है, उस पर बात करनी मैं चाहूँगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। एक वीडियो सोशल मीडिया पे आजकल चल रही है तुर्की के मामले में। जो लोग यूरोप आना चाहते हैं, इस तरह के पहले भी प्रोग्राम हम कर चुके हैं और अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्राम हम लोग भी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी इस तरह की वीडियो आगे भेजते हैं, मगर क्या वजह हमारे लोगों को असर नहीं होता, हमारे लोग समझते नहीं, फिर वही रास्ते इख्तियार करते हैं। ठीक है, गुर्बत अपनी जगह पे है, हालात आपके अपनी जगह पे है, लेकिन आप अपनी जान को मुसीबत में डालते हैं और ना कि सिर्फ अपनी जान को मुसीबत में डालते हैं, बल्कि जो पाकिस्तान में आपके रिश्तेदार होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं जब इस तरह की वीडियो वायरल की जाती है और वहाँ उनको मैसेज दिया जाता है कि हमें इतना पैसा दो। फिर ये मामला यहाँ पे नहीं रुकते, एक दफ़ा आपने पैसे दे दिए तो वो कहते जनाब आप और इनसे पैसे लो। ये तुर्की में जो लोग बाई रोड आते हैं तुर्की से फिर यूरोप की तरफ रवाना होते हैं, वो रास्ते में कहीं ना कहीं इन लोगों के हाथ में आ जाते हैं। जो लोग इनको पकड़ते हैं, जो लोग इनको अगवा करते हैं, वो पाकिस्तानी होते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि इनके साथ ही वो आते हैं, फिर इनका को कहते हैं कि हम आपको यूरोप में किसी मुल्क में भिजवा देंगे कि आपके पास कितने पैसे हैं, और जब ये अपने मतलब उनको बता देते हैं तो वो लोग फिर इन्हीं लोगों को यरगमाल बना के तो उनके घर वालों से और पैसे खींचते हैं। फिर उन पर तशद्दुद किया जाता है, ऐसा तशद्दुद किया जाता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह की ये वीडियो मेरे सामने आई, जिस तरह उसको जंजीरों में बांधा हुआ है, फिर उसको मारा जा रहा है कि खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, और वो बंदा कैसे खड़ा हो सकता है, और पता नहीं उनको क्या खुराक दी जा रही है, खाना भी देते हैं ये लोग कि नहीं देते, मगर बहुत तकलीफ दे वीडियो इस तरह की आती रहती है। और ये कोई ये नहीं कि लोग हर कोई महीने 2 महीने बाद ये चीज़ सामने कोई ना कोई नई आ जाती है। पिछले दिनों मैंने आपको एक बोस्निया का भी दिखाया कि कैंप में क्या हालात है। फिर और भी ममालिक का मैंने आपको बताया कि जो लोग यूरोप में आना चाहते हैं, एक कमरे में 20-20, 30-30, 40-40 लोग उन्होंने डाले हुए हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। कहाँ पे ये रखते हैं ये लोग, इन्होंने कहाँ पे ये जगह ली होती है, और फिर कोई बेचारे जहाँ जगह जैसे होता है वो सो जाते हैं, बैठा कोई सो रहा है, कोई किसी तरह सो रहा है, खुराक उनके पास नहीं है, हालात ये है। तो क्या वजह हमारी कौम इस चीज़ से सबक हासिल क्यों नहीं करती? क्या वजह कि हम लोग जो है सब कुछ देखने के बावजूद हम फिर भी ऐसे कदम उठाते हैं जो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं, पकड़े भी जाएं बाद में, उनको अगर 5-10 साल सजा हो भी जाए तो कई लोगों को ऐसे मार भी दिया जाता है रास्ते। अब जो एक सवाल ये है कि आपके इल्म में होगा कि वहाँ से पाकिस्तान से तुर्की आ गया, अगर उसको मार भी दिया गया तो कौन जिम्मेदार है उसका, किस पे मुकदमा दर्ज करेंगे, किसने पूछना है, किसने केस की पैरवी करनी। कई लोगों की लाशें भी नहीं पहुंचती, कई वहीं रास्ते में पड़े रह जाते हैं। मैंने बेशुमार इंटरव्यू लोगों के किए, उन्होंने बताया कि रास्ते में आने वाले लोगों की लाशें भी पड़ी हुई देखी हैं, कोई उनका वारिस नहीं था, लावारिस लाशें पड़ी हुई थी। तो ये सोचने वाली बात है कि आज दुनिया कहाँ पहुंच गई, मगर हमारे ज़हन से आज भी यही चीज़ है कि हम यूरोप में जाके एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यूरोप में आपको आना चाहिए, तरक्की याफ्ता मालिक में आना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, मगर सेफ रास्ता हो, लीगल तरीके के साथ आए, लीगल तरीके के साथ यहाँ आपको रहने का बंदोबस्त हो। ये सारी चीज़ें हैं जो सियासी पनाह के लिए आते हैं, उनको भी ये ख्याल करना चाहिए कि यहाँ आके कई लोग आ तो जाते हैं, फिर यहाँ पे वो किस वजह से यहाँ रहेंगे, क्योंकि ये ममालिक कोई आपके पास ऐसी वजह होनी चाहिए। जिस तरह अहमदियों के हालात है पाकिस्तान में, उनके खिलाफ ऐसे कवानीन बनाए हुए हैं जिसके तहत
کافی اہم جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو پہلے حصے میں ہمارے بیورو چیف بتا رہے تھے، ضمانتیں نہیں ہو رہی، مظلوم لوگ ہیں۔ ہمارا ان کے لیے تو ایک یورپ میں اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں چانس ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں جنہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی یہاں اگر آ بھی جاتے تو وہ کس طریقے کے ساتھ یہاں اپنا رہائشی ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہے۔ تو اپنے ملک میں بہتر اگر زندگی آپ گزار رہے ہیں، تھوڑی بہت بھی عزت کی، تو آپ کو پھر بھی وہیں پہ جدوجہد کرنی چاہیے جب تک آپ کو کوئی اچھا راستہ نہ مل سکے۔ اور جو لوگ یورپ کے خواب دیکھتے ہیں، پھر یہاں جو میں نے پہلے ہی عزت ہے، ان کو چاہیے عرب ممالک میں کوشش کریں، وہاں کوئی کام وغیرہ ڈھونڈ کے وہاں چلے جائیں، کیونکہ اب یورپ والے بھی بہت سمجھدار ہو چکے ہیں۔ یہاں سے آپ کے علم میں ہے، میں نے پچھلے ہفتے پروگرام کیا، 45 لوگ بھجوائے گئے، 8 تاریخ فروری کو دوبارہ جہاز جا رہا ہے جس میں اور بھی پاکستانی جا رہے ہیں۔ تو لاکھوں روپے لگا کے یہاں پہ یہ لوگ آتے ہیں، اور یہ جو راستہ میں بتا رہا ہوں وہیں سے بھی کئی لوگ آتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی جان کی جو آپ حفاظت کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی پریشان نہ کرے۔ ابھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے پھر والدہ کا زیور بک گیا، بھینس بک کی، زمین بک کی، وہ بیچتے ان لوگوں کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں۔ پھر یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، جو پکڑ لیتے ہیں، ان کے بندے وہاں سے پیسے وصول کرتے ہیں ویسٹرن یونین کے ذریعے یا کسی جعلی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ پوری دنیا میں اس ٹائم جو پیسے لوگوں سے کھینچنے کا طریقہ واردات چل رہا ہے۔ کوئی ہاسپٹل کی تصویریں بھیج دیتا ہے، میں مرنے لگی ہوں، میں مرنے لگا ہوں، میرا آپریشن ہے، میرا بڑا آپریشن ہے، میرا چھوٹا آپریشن ہے، پتہ نہیں کیا کہ یہ مجھے کل پھر ایک آیا ہوا تھا، پرسوں بھی آیا۔ پچھلے ہفتے میں چند لوگوں کی مدد ہم لوگوں نے کی، میں نے پلے سے، تو اب وہ ابھی میرا خیال 2 ہفتے بھی گزرے تو پھر آ گیا میسج، اب ہم ہاسپٹل پہنچ گئے، اب ہم قبرستان پہنچ گئے، اب ہم وہاں پہنچ گئے، ہم وہاں پہنچ گئے۔ جو فراڈ، جو بے ایمان، جو سارے پتہ نہیں پاکستان میں پیدا ہو گئے۔ اور وہ ہوتا یہ ہے کہ طریقہ واردہ ایسا نکالا ہوا ہے کہ اپنی ایسی دردناک کہانی سنائیں گے، ایسی تکلیف دے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتا دو، یہ ٹک ٹاک پہ بھی میں بیٹھتا ہوں کبھی کبھی، تو ینگ لڑکے 18 سال 20 سال، ہماری مدد کرو، ہم مرتے، وہ کام کرو جا کے۔ یہاں ان کے ذہن میں ہوتا ہے یورپ میں آ کے پتہ نہیں ہمیں کام کے بغیر ہی پیسے ملنے شروع ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب میں وہ 18 سال کے کو کہا یار جب کام کرو تو آگے سے ہاں وہ جناب مسکرا رہا ہے۔ تماشا بنایا ہوا ہے لوگوں نے، وہاں رہ کے بھی تماشا، راستے میں بھی تماشا۔ پاکستان میں میرا خیال اگر کوئی محنتی بندہ، کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کام کر کے چلو عزت کی زندگی تو تھوڑی بہت ہی گزار ہی سکتے ہیں نا، کون سا کام نہیں وہاں پہ ملتا۔ مگر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پھر یہ ہے کہ قرضے لے کے آتے ہیں، پھر قرضے اتارنے، پھر راستے میں پکڑے گئے، جس سے قرضہ لیا اس کا بھی بیڑا گرک کر دیا، اپنا بھی بیڑا گرک کر دیا، گھر والوں کا بھی بیڑا گرک کر دیا۔ اور وہاں پہ اشتہارات ایسے چلتے ہیں، آپ کا ویزا لگوا دے گے، 10-20 ہزار روپے دے۔ یہ میرے ساتھ ہی ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جناب ایک مجھے فون آیا، آپ کو سعودی عرب لے جائیں گے، آپ 15,000 روپے صرف ابھی جمع کرائیں۔ طریقہ واردہ یہی ڈھونڈا ہوا ہے کہ 15 ہزار روپے پکڑتے جاؤ، 15,000 روپے کے لیے وہ پیچھے بھی نہیں آتا۔ کوئی کہتا بھی نہیں کہ اتنے پیسوں کے لیے جناب ہم آپ پہ کوئی کیس کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کہتے مٹی ڈالو جان چھوڑیے۔ تو یہ سب مافیا جو ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ان سے بچو، خدا کا واسطہ بچو، نہ کسی کے چکر میں آؤ۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بات بھی بتائی تھی کہ تفتان میں ان کو لے کے آئی ہیں، تفتان بارڈر کے اوپر گولیاں مار دی، بندے پتہ نہیں کدھر گئے، کیا ہوا۔ یہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ گھر والوں نے کو کہہ دیا کہ وہ چلے گئے، جانا کہاں تھا، وہ تو دنیا سے جا چکے تھے۔ تو بے شمار لوگ ایسے واقعات میرے سامنے آتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، لوگوں کو مل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، اللہ رحم کرے، نیچے لکھ دیتے ہیں لوگ، تو بیچارے کیا کریں۔ تو اس طرح ان لوگوں سے بچے، اپنا بھی خیال رکھے، دوسروں کا بھی خیال رکھے، گھر والوں کا بھی خیال رکھے، اور ہمارا بھی خیال رکھے، کیونکہ ہمارا چینل بھی آپ نے سبسکرائب کرنا، تو آپ کو اس طرح کی انفارمیشن ملنی، ہم آپ کا خیال رکھیں۔ جڑے رہیں نائب ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملیں گے کل نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، نظیم پروگرام گپ شپ۔ اچھا جی، آج کا یہ واقعہ ابھی ہمیں ایشیا کے ایک ملک سے ملا۔ واقعہ کوئی یوں ہے کہ ایک فیملی تھی، بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی، اور اپنے بچوں پہ بے شمار پیسہ خرچ بھی کر رہے تھے وہ لوگ۔ ایک ملازم تھا ان کے گھر میں، وہ جو ملازم تھا اس کو وہیں گھر پہ ایک کمرہ دیا ہوا تھا انہوں نے، ایک سائڈ پہ،
और वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। अब जो उस वक़्त हालात थे, ये लिखते हैं कि मैं तालीम हासिल नहीं कर सकता था, मगर साहब अच्छी सोच के मालिक थे। उन्होंने मेरी मदद के लिए मुझे एक करीबी स्कूल में, जो सरकारी स्कूल था, वहाँ पे दाखिला दिलवा दिया। और फिर बेगम साहबा सारा दिन बोलती रहती कि इसने पढ़ के क्या करना है, इसने कौन सा बड़ा आदमी बनना है। जो हमारे लोगों की सोच होती है कि गरीब ने कौन सा तीर चला लेना है, तो यही सोच थी बेगम साहबा की। ये कहते हैं कि मैं फिर अपने साहब का बड़ा शुक्रगुजार था। मेरे लिबास का ख्याल रखना, उन्होंने मेरे खाने पीने का ख्याल रखना। बेगम साहबा ये चीज़ें पसंद नहीं करती थी, मगर क्योंकि वो खुद इन चीज़ों में बड़ी एहतियात से चलते थे, साहब बहुत शरीफ आदमी थे, नमाजी परहेजी, हर चीज़ का वो ख्याल रखते थे। तो जो खाना उन्होंने खाना वही मैंने भी खाना। ये होता था कि मैं अलहदा बैठ के खाता था, उनकी टेबल पे उनके साथ तो नहीं बैठ सकता था, मेरी हैसियत नहीं थी ये। फिर वक्त गुजरता गया। कहते कि मैंने इसी तरह मैट्रिक किया और बड़े अच्छे नंबर लिए। फिर मैंने एफ ए किया, और इस तरह एक दिन ये हुआ कि मैंने कई सालों बाद अपने साहब को ये कहा कि साहब अब मैं माशाल्लाह काफ़ी पढ़ लिख गया हूँ, मुझे एक अच्छी मुलाजमत मिल सकती है, मैंने आपकी बहुत खिदमत की है। वो बहुत खुश हुए। बेगम साहबा ने वही 4 बातें सुनाई कि हमने इसलिए नहीं आपको ये तलीम दिलवाई कि आप यहाँ से चले जाएं, हमारी खिदमत करनी छोड़ दें, मगर मैंने बहरहाल कहने लगे कि सोचा कि मैं अभी यहीं रहूँगा। मगर कुछ अर्सा गुजरा ही था कि बच्चे उनके भी बड़े थे, तो जो बच्चे थे वो मुझे पसंद नहीं करते। 2 बच्चे थे उनके, एक बेटा था एक बेटी थी, और किसी न किसी वजह से मुझे वो डांटते। कभी कोई बात, मैं भी तालीम थी मेरे पास, हर चीज़ थी, मैं इनके एहसान जो थे उनके नीचे दबा हुआ था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे से कोई गलती हुई या क्या, मैं लेट हुआ, तो उनके लड़के ने मेरे मुंह पे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। और इसी तरह जो साहब थे वो कहीं देख रहे थे, तो वो आके बेटे से नाराज हुए, और उन्होंने उसी वक्त ये फैसला किया कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि चले एक थप्पड़ लगा, मगर मैं वहाँ से निकल आया। फिर भी उन्होंने मेरी रहाइश का बंदोबस्त किया कि वहाँ आप रह सकते हैं। वहाँ से बहरहाल मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया कुछ अरसे बाद, और यूं जिंदगी चलती रही। कभी कभी साहब की खैरियत पता कर लेते, फिर मुझे किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा, तो वहाँ पे मैं कोशिश करता कि किसी तरह उनके साथ रब्ता हो, मगर शायद उनका नंबर तब्दील हो गया, क्या हुआ, वो कई साल गुजर गए। इस तरह मेरे ज़हन में वो थे, हर वक्त मैं उनके लिए दुआ भी करता था, लेकिन कोशिश के बावजूद कभी ना, तो जिस शहर में काफ़ी दूर था वो शहर भी, ना मैं वहाँ जा सका। मैंने फिर शादी कर ली, और मेरे पे अल्लाह ताला के इतने फजल हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। गाड़ी, हर चीज़ मेरे पास थी, और फिर जो मुलाजम मैंने घर में रखे, मैंने उनके साथ भी यही शुरू करना शुरू किया। मैंने सीखा ये था। ये चीज़ बड़ी अहम है, यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने जो कहते, मैंने खुद खाना, उनको अपनी टेबल पे बिठा के साथ खिलाना, ये मेरे अंदर तब्दीली आई, तालीम की वजह से शऊर आया। और ये सब उन साहब की मेहरबानी थी जिन्होंने मुझे अच्छी तालीम दिलवाई, चाहे वो सरकारी स्कूल में थी। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, फ़र्क तो होता है, मगर जिन लोगों ने पढ़ना होता है वो सरकारी में भी अच्छा पढ़ जाते हैं। ये प्राइवेट स्कूल तो अब बने बाद में, जो पहले लोग होते थे वो जी सरकारी स्कूल में पढ़ के बड़े आदमी बनते थे। खैर, कहते मेरे मुलाजम बहुत खुश होते, मैं उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आता। उनको भी मैंने इसी तरह, जिस तरह मुझे मेरे साहब ने तालीम दिलवाई, मैंने भी उसी तरह उनके लिए अच्छे स्कूलों में बंदोबस्त किया। मेरी इनकम ठीक थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया अपने इलाके का। कारोबार था मेरा, मैंने बेशुमार घर खरीदने शुरू किए, रेंट पे देने शुरू किए, दौलत थी, मेरे अपने भी बच्चे थे 2, और फिर एक और उम्मीद से था, मेरी बीवी उम्मीद से थी कि एक बच्चा और आ रहा। तो यूं बड़ी एक ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजर रही थी। कभी मैं बैठता तो अपना वो वक़्त याद करता कि जब मैं एक कमरे में रहता था, मगर वहाँ भी मुझे तमाम सहूलतें दी जाती थी। मुझे याद है, कहते हैं कि सर्दियों के दिन थे तो मेरा हीटर ख़राब हो गया, तो मैं उसको उधर ही देख रहा था कि सर्दी बहुत है, क्या करूं। तो साहब की नज़र पड़ी, तो उन्होंने अंदर से मुझे अपने किसी कमरे से कहा कि वहाँ से उतार के ले जाओ हीटर। हालांकि वो मेरे कमरे के मुताबिक बड़ा महंगा था, मगर फिर भी उन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। ये होती है इंसानियत। जब अच्छे लोग, ख़ानदानी लोग जिनके पास दौलत भी होती है, उनमें फिर इंसानियत भी होती है। ये नहीं कि दौलत आ जाए तो आप जानवर ही बन जाए। खैर, फिर जानवर इसलिए मैंने कहा कि आपने देखा है वहाँ पाकिस्तान में, जिसके पास दौलत है, गरीब को जहाँ दिल चाहता है वहाँ मारना शुरू कर देता है, जहाँ दिल चाहता है उसको गालियाँ देनी शुरू कर देता है, जहाँ दिल चाहता है जैसा मर्जी सलूक कर देता है उसके साथ। और आम वाक़यात है वहाँ पे। खैर, कहते एक दिन क्या हुआ कि मैं कहीं पे जा रहा था, तो मैंने कोई महसूस किया कि कोई मैं यहाँ से कुछ चीज़ खरीदना चाहता हूँ। तो कहते मैं जब वहाँ रुका तो मुझे शक पड़ा जैसे मेरे साहब और बेगम साहब आए, लेकिन मैंने सोचा कि ये हो नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा फासले पे था। मगर जो उनकी हालत थी वो देख कर मैं बड़ा हैरान था कि ये वो नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कहते मैंने सोचा क्यों ना इन पास जाके देखा जाए। कुदरत की तरफ से भी कई दफ़ा अल्लाह ताला भी दिल में डाल देता है। तो देखा तो वो वाकई मेरे साहब थे, वो बेगम साहबा थी। ये कहते कि मैं उनकी हालत देख के बड़ा परेशान हुआ। मैंने जब उनसे सलाम दुआ ली, बातचीत की, तो उन्होंने मुझे पहले तो पहचाना नहीं, फिर उन्हें पहचान के तो बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ में लाया। तो मैंने पूछा आप वो हैं? तो वो कहने लगे नहीं, लेकिन जब वो बोले तो मुझे उनकी आवाज़ से पता चल गया कि मेरे साहब हैं। और मैं उनको फौरी तौर पर जब पहचान गया तो उनकी जो बेगम साहबा थी उन्होंने मुझे पहचान लिया था। वो जानबूझ के ये एक्टिंग कर रहे थे कि उन्होंने नहीं पहचाना, मगर जब मैंने उनसे बातचीत की तो फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। और मैं बड़ा हैरान था। इससे पहले कि मैं उनसे बातचीत करता, मैंने उनको फौरी तौर पर गाड़ी में बिठाया और बिठा के तो मैं अपने घर ले आया। घर ला के सबसे पहले मैंने उन्हें कहा फ्रेश हो जाए। कोई मैंने बातचीत नहीं की, कोई किसी किस्म की बात नहीं उनसे की कि आप इस हालत को कैसे पहुंचे। और फिर उनको खाना पेश किया, उनकी खैरियत का पता किया। तो मैंने सोचा कि आज इनसे मैं कोई बात नहीं करूंगा इस मौजू में। तो वो बहुत खुश हुए मिलके, और उन्होंने फिर जाने की जब मुझे कहा कि हम जाना चाहेंगे, तो मैंने कहा आपने कहाँ जाना? तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं हमने कहाँ जाना। नाज़रीन, ये हालात आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज दुनिया में इस तरह के वाक़यात आपको बेशुमार मिलेंगे। एक ब्रेक छोटी सी का कहा जा रहा है, ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है, पूरा सुने, जुड़े रहे हमारे साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। फिर ये कहने लगे कि मैंने उनसे बातचीत की, उनकी सेहत वगैरह देखी तो काफ़ी कमज़ोर थी। मैंने अपने जो फैमिली डॉक्टर था उसको बुलाया, उसने बताया कि शुगर काफ़ी हाई, इनकी मेडिसिन वगैरह लिख के दी, मैं वो लेके आया। मैं कोई बात नहीं उनसे पूछने के लिए अभी भी तैयार था, इसलिए मैं सोच में पड़ा हुआ था। फिर कहते 1-2 दिन गुजर गए और मैंने उन्हें बड़ा अच्छा कमरा दिया और वहाँ उनको कहा कि किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। और 3-4 दिन बाद मैंने जाके महसूस किया कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर बातचीत शुरू हुई कि आप यहाँ इस शहर में कैसे पहुँचे, क्या हालात हुए।
फिर उन्होंने बताया कि हमारी बेटी एक हादसे में वफात पा गई थी और बेटा जिसकी हमने शादी बड़ी खुशी के साथ की थी, जब बहू घर में आई तो उसने हमें बर्दाश्त नहीं किया, उसने तकलीफ़ें देनी शुरू कर दी, हमारे खाने पीने का ख्याल नहीं रखती थी, हालांकि हमारे पास दौलत थी, सब कुछ थी, पता नहीं उसने बेटे के कान में क्या कहा, क्या कुछ बढ़ती रही कि आहिस्ता आहिस्ता सारी दौलत जो भी थी उन्होंने अपने नाम करवा ली। और एक दिन मेरे बेटे ने भी मेरे से बदतमीजी शुरू कर दी। हम एक कमरे में पड़े रहते थे और आहिस्ता आहिस्ता ये हालात हो गए कि एक दिन हमारे बेटे की भी किसी हादसे में वफात हो गई और बहू ने हमें घर से निकाल दिया। ऐसे हालात पैदा किए कि हमें घर छोड़ना पड़ा। वो जानवरों से बदतर सलूक हमारे साथ करती थी। मुख्तलिफ मर्द घर में आते थे, उनके साथ वो बैठती थी, उनके साथ वो पता नहीं क्या क्या काम करती थी। हम बहुत शर्मिंदा होते थे, कभी किसी आदमी के साथ जा रही है, कभी किसी के साथ जा रही है। और फिर जब हम ये घर छोड़ के निकले तो इतने शर्मिंदा थे कि हमने सोचा इस शहर में रहेंगे तो मेरी एक इज्जत थी, मेरा एक मकाम था उस शहर में रहा, लोग मुझे इज्जत की नज़र से देखते थे। तो इस तरह हम इस शहर में आ गए और यहाँ पे अभी हम कल ही पहुँचे। एक रात हमने स्टेशन पे गुजारी और जो भी था इस तरह हम बाहर निकले कि कहीं बाहर निकल के किसी से मदद के लिए कहते हैं कि हमें कोई रहने के लिए जगह दे दे, मगर इत्तेफाक से आपकी नज़र हमारे पे पड़ी। दास्तान तो नाज़रीन इतनी लंबी है, जो तकलीफ़ें उन्होंने लिखी हुई हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना टाइम नहीं, मुख्तसर ये आपको बता देता। तो ये जिनको जो उनके पहले मुलाजम थे साहब और जो मैडम थी, कहते मैडम बड़ी शर्मिंदा हुई कि मैं आपके साथ बड़ा कई दफ़ा ज़्यादती कर जाती थी। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं ऐसी। इनका कहना है कि मैंने उनको फिर बड़े अच्छे के तरीके के साथ अपने पास एक घर लेके दिया और वहाँ पे उनके लिए एक मुलाजम भी मुकर्रर किया, इनका ख्याल रखे और इनकी खुराक का ख्याल रखिए। अपने डॉक्टर को कहा कि इनका हर तरह चेकअप किया जाए और मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी जिस तरह अपने वालिदैन का ख्याल रखते। तो ये कहते हैं जनाब कि फिर एक दिन साहब की वफात हो गई। अब जो मेम साहब है, मैडम है, वो हमारे पास हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं, उनको मैं अपने घर ले आया हूँ और मेरी बीवी बड़ी अच्छी उनकी खिदमत कर रही है। हमारे पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, कहाँ से आया? दिया तो अल्लाह ने, लेकर वसीला उस आदमी ने बनाया। बहुत दर्दनाक ये वाक़या है नाज़रीन, और इससे सबक आप खुद कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मेरा हाल आप ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, किसी जैसे आपके घरों में मुलाजिम है उनके साथ भी अच्छा सलूक करेंगे, उनका भी खाने पीने का ख्याल रखेंगे, उनके लिए भी तालीम का ऐसा बंदोबस्त करेंगे जिस तरह अपने बच्चों का करते हैं, तो आप देखिए आपको शायद ऐसी ज़रूरत ना पड़े मगर वो किसी ना किसी की ज़रूरत बनेगी। ये मैं आपको बता देता हूँ। माशरे में तब्दीली, माशरे में जो हालात आज हमारे देख रहे हैं, नफसा नफसी का हालत है, कहीं ना कहीं सब तो शुरू करनी पड़ती है। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहे नायब टीवी इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को भी करें सब्सक्राइब। बड़ी तकलीफ से ये वाक़या मैंने बयान आपको किया। आपके पास भी ऐसा कोई वाक़या हो या किसी किस्म का हमें ज़रूर भेजें। जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बताएंगे आपको कि हिंदुस्तान की जो फिल्मी दुनिया है, वहाँ के जो 10 अमीर तरीन ख़ानदान हैं वो कौन से हैं, ताकि आपकी इल्म में आए। देखते हैं अभी एक रिपोर्ट, सुने जी। नंबर 1, बच्चन परिवार। बच्चन परिवार की मशहूरता से तो हर कोई वाकिफ है और इस परिवार को परिचय की कोई जरूरत नहीं। इस परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे के साथ बेहद मजबूत जोड़ रखता है। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने आज बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है। नंबर 2, कपूर परिवार।
बॉलीवुड की विरासत शुरू और खत्म होती है कपूर परिवार से। कपूर परिवार सबसे शक्तिशाली और मशहूर परिवार है बॉलीवुड में कई सालों से। बहुत सारे सफल और असफल बॉलीवुड सितारे इसी परिवार से आते हैं। नंबर 3, सलमान खान का परिवार। सलमान खान के परिवार को बॉलीवुड में हमेशा से बेहद शक्तिशाली माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सलमान खान का बॉलीवुड में सिक्का चलता है। सलमान के अलावा उनके 2 भाई अरबाज और सोहेल खान और साथ ही उनकी सौतेली माँ हेलेन बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा है। नंबर 4, सैफ अली खान का परिवार। छोटे नवाब सैफ और उनकी मां शर्मिला टैगोर कई सालों से बॉलीवुड में सबसे चमचमाते सितारे हैं। करीना कपूर खान और सोहा अली खान जो कि बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं, दोनों इसी परिवार से आती हैं। सैफ की बेटी सारा अली खान बॉलीवुड में नई और सफल अभिनेत्री बन चुकी हैं। नंबर 5, शाहरुख का परिवार। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान कई सालों से बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं। सिर्फ शाहरुख ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी गौरी खान भी बॉलीवुड में बेहद शक्तिशाली हैं। नंबर 6, अनिल कपूर का परिवार। अनिल कपूर के परिवार का भी बॉलीवुड में काफी योगदान है। उनकी बेटी सोनम एक मशहूर अभिनेत्री है और उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर बॉलीवुड में नाम बनाने के लिए लगे हुए हैं। जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और अर्जुन कपूर भी इसी परिवार का हिस्सा है। नंबर 7, अक्षय कुमार का परिवार। बॉलीवुड की दुनिया में अक्षय कुमार का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना जो कि एक फिल्म निर्माता है, उन्होंने बॉलीवुड को बहुत सारी सफल फिल्में दी हैं। नंबर 8, देओल परिवार। इस विरासत की शुरुआत हुई धर्मेंद्र से और आगे ये कारवां चलाया सनी देओल और बॉबी देओल ने। अभय देओल और ईशा देओल भी इसी परिवार का हिस्सा है और अब करण देओल भी इस कारवां को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। नंबर 9, भट्ट परिवार। चाहे बात एक्टिंग की हो या डायरेक्शन की, भट्ट परिवार ने कई सालों से बॉलीवुड में एक अलग छाप छोड़ा है। नंबर 10, चोपड़ा परिवार। डायरेक्टर यश चोपड़ा बॉलीवुड में एक महत्वपूर्ण नींव रहे। उनके बेटे आदित्य चोपड़ा एक बहुत ही बड़े फिल्म निर्माता हैं और उनके भाई उदय चोपड़ा एक अभिनेता और फिल्म निर्माता। नाज़रीन, ये इसलिए मैंने आपको आज बताया कि इनमें जो अक्सर हैं बहुत गरीब लोग थे और ऐसे भी लोग जिसमें शामिल हैं जिनके पास से मेरा ख्याल है कि किराए के पैसे भी नहीं होते थे। मेहनत, लगन और जदोजहद ने इनको इस मकाम पर पहुंचा दिया। तो बताने का ये मकसद है कि आप भी हमेशा मेहनत से काम करें। किसी भी शोबे में आप हैं तो अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, आके और भी प्रोग्राम मिलते रहें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।